हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से जो 2023 में मैट्रिक परीक्षा हुआ है, यानी कि जो एनुअल एग्जाम हुआ, मैट्रिक परीक्षा हुआ है, इसके सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे आज। और जो जो बच्चे 2023 में मैट्रिक अपना एग्जाम दे दिया है वो क्या करेंगे, वो अपना आंसर मिलाएंगे कि कितने उसके आंसर सही हुए हैं। और जो 2024 में देंगे वो क्या करेंगे बच्चों, अभी रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। चलिए, ये आपका कौन सा सेट है, तो सेट ई है। आप लोग को मैट्रिक परीक्षा में मुख्य रूप से 10 सेट दिया जाता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। प्रश्न सारा सेम रहता है, सिर्फ उसके नंबर में, क्वेश्चन का नंबर में थोड़ा हेराफेरी कर दिया जाता है ताकि बच्चे चीटिंग नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। आपको बताना है राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो बिल्कुल आपका समाजवादी पार्टी आ जाएगा, जिसका अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपका अखिलेश यादव। दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका, दूसरा नंबर का प्रश्न है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद से लगातार लोकतांत्रिक स्वरूप वहाँ पर बना हुआ है, तो भारत यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साहब ने, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है, तारे विरोधी आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर तारे विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। पांचवें नंबर का प्रश्न है, सारा आंसर बिल्कुल आपको सटीक दिया जाएगा बच्चों, आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। आप लोग, साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश यादव का पार्टी है, जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसी का चुनाव चिन्ह है। छठा नंबर का प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है बच्चों, वो है आपका स्थानीय स्वशासन से, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सातवें नंबर का, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी। तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई थी 1958, 1958 में, और 1962 में समाप्त हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आठवें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। भारत संघों का एक राज्य है, यानी कि राज्यों का एक संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पर हमारा स्विट्जरलैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में पूछ रहा है, तो इन्फोसिस जो है ये हमारा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलोर में। नोकिया ये फिनलैंड की है, और सैमसंग ये कोरिया की है ना। ये तो आप लोग को मालूम होगा बच्चों। 10वें नंबर का प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस देश को मिला है। तो सर्वाधिक यानी किस क्षेत्र को मिला है। तो सबसे अधिक जो लाभ मिला है भारत का, तो वो है हमारा सर्विस सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है। तो नकारात्मक जो प्रभाव देखा गया है वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का, वो है हमारा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया से बिलोंग करता है, तो उसके लिए एक दिन में कितना एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो हमारा 2400 कैलोरी, यदि शहरी है तो 2100 कैलोरी। ध्यान रखिएगा, दोनों को क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है आपको। 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। कृषि आधारित उद्योग, तो यहाँ पर बिल्कुल सीमेंट उद्योग हो जाएगा, कृषि पर आधारित नहीं है, ये आपका चूना पत्थर पर आधारित है। अगला प्रश्न है 14वें नंबर का, पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है। तो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी, अर्थशास्त्र में आप लोग पढ़े होंगे। 15वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर मूल्य योग्य विधि, वैल्यू एडेड मेथड, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 15वें नंबर प्रश्न का। 16वें नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 1975, 1975 ईस्वी में। 17वें नंबर का प्रश्न है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसने की थी, यानी कि किसके शासनकाल में हुई। तो 17वें नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लॉर्ड डलहौजी, इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, रेलवे का सबसे ज़्यादा बिछा, यानी कि रेलवे का सबसे ज़्यादा लाइन, रेलवे लाइन बिछाई गई थी टेलीग्राफ का, इसी के टेलीग्राम लाइन का मतलब की शुरुआत हुआ था। 18वें नंबर का प्रश्न है, टेलीग्राफ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था बच्चों, इसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था 1921 में। अगला प्रश्न है हमारा 20वें नंबर का, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। तो यहाँ पर किसने किया, ये आपका वर्तमान के बारे में पूछा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो भारतीय क्रांतिकारी नेता थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी। लखनऊ जो नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है, ये समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। 22वें नंबर का प्रश्न है, इंडियन स्टेट्यूरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन स्टेट्यूरी जो कमीशन थे, इनके
जो अध्यक्ष थे वो थे जॉन साइमन। इसका नाम है बच्चों मुख्य रूप से साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का दूसरा नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपको घुमा करके पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। अगला प्रश्न है 23वें नंबर का, सुएज नहर को कब खोला गया? तो सुएज नहर को वर्ष 1900 सन 1900 ये 1869 में बच्चों, जिस वर्ष गांधी जी की पैदाइश हुई थी, जिस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी वर्ष सुएज नहर को खोल दिया गया था। तो 1869 को बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा 24वें नंबर का, जो भूगोल का क्वेश्चन है। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि कॉटन यानी कि जो कपास है इसका खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र मुंबई में होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले लगाया गया था। अगला प्रश्न है 25वें नंबर का, इंदौर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? इंदौर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा बच्चों, ये आपका तमिलनाडु राज्य का है। अगला प्रश्न है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो बिहार के कौन सा जिला में है? भागलपुर जिला में, जिसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र वहां पर स्थित है आपका। 27वें नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपको बताना है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आतंकवाद, सुनामी, बाढ़ और भूकंप, ये हमारा प्राकृतिक आपदा है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी उलझाने वाला प्रश्न है। कृष्णराज सागर बांध पूछा था तो आप लोग कृष्णा नदी दे देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है। ठीक है। 29वें नंबर का प्रश्न है हमारा, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भूकंप की जो लहरें उत्पन्न होती है वो होती है अधिक केंद्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एपी सेंटर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो भूकंप के तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृषि सुखाड़ होता है? तो कृषि सुखाड़ कब होता है बच्चों? जब जल की अभाव हो जाए, तो जल का अभाव के कारण कृषि में सुखाड़ हो जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होती है? तो सबसे अधिक भूकंप और सुनामी से जो प्रभावित होती है बच्चों, वो होती है वलित पर्वत क्षेत्र, भूपटलीय दरार क्षेत्र, महासागरीय गर्त। तो इनमें से राइट आंसर तीनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तो कैगा जो परमाणु विद्युत गृह है बच्चों, ये आपका कौशे कैगा कौशे कर्नाटक, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34वें नंबर का, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? मैंने कई बार ये प्रश्न आपको बताया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, सबसे अधिक सौर ऊर्जा के लिए, गुजरात पवन ऊर्जा के लिए। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपाई करके लगाया था। रबर बिल्कुल राइट, चाय बिल्कुल राइट, गन्ना ये भी सही, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वें नंबर का, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण चना करता है, मटर ये भी करता है, मूंग ये भी करता है, लेकिन राजमा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत में जो बफर स्टॉक बनाता है वो बनाता है बच्चों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं एफसीआई, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। ध्यान रखिएगा, इसको एफसीआई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 38वें नंबर का, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको इस भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा बर्नपुर में, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे आप लोगों को कई बार बताया गया था, मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे। तो मध्य रेलवे यदि पूछा जाए तो आपका मुंबई हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये क्या करती है? इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है। 41वें नंबर का प्रश्न है, बस यहाँ तक आपको आंसर करना था 40, लेकिन 80 में से आपको 40 आंसर देना बच्चों, क्योंकि आपको दुगुना प्रश्न पूछा जाता है। काफ़ी सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाता है आपको। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति काफ़ी सिंपल है, 1789 ईस्वी में। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? ये तो सब किसी को मालूम है बच्चों, कार्बोनरी। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जौ से जेना, जौ से जर्मनी, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर का, कोसुथ का संबंध किस देश से? ये काफ़ी थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। तो कोसुथ का जो संबंध है बच्चों वो है हमारा हंगरी देश से, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। 45वें नंबर का प्रश्न है, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो ड्यूमा का जो गठन हुआ था बच्चों 1905 यानी कि 1905 में हुआ था, तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 46वें नंबर का प्रश्न है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये तो काफ़ी सिंपल है बच्चों, कार्ल मार्क्स, हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से क्या पोर्ट
पोटसडम की घोषणा का उद्देश्य था, यानी पोटसडम की जो घोषणा हुई थी इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 48 नंबर का वो हो जाएगा हमारा जापान का आत्मसमर्पण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए? तो व्यापारियों के लिए चालू जमा रहता है बच्चों, चालू खाता किसी समय भी वो चलाता है ना, हर समय लेन देन चलते रहता है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो मनरेगा जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आंध्र प्रदेश से। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 91वें नंबर का, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल आपका ISI मार्क हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यदि आपको उपभोक्ता दिवस पूछा जाए तो आपको 15 मार्च मारना है, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा जाए तो आपको 24 दिसंबर मारना है। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निर्यात संवर्धन क्षेत्र जिसको बोलते EPZ यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन को निम्न में से किस में बदल दिया गया है? तो इसको किस में बदल दिया गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में, इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी हमारी कौन सी बच्चों? छिपी हुई बेरोजगारी, बिल्कुल राइट। मौसमी बेरोजगारी, बिल्कुल राइट। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 55वें नंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? यानी कि कब मोदी जी ने मुख्य रूप से पुराने नोटों यानी कि 500 और 1000 के पुराने जो नोट थे उनका क्या कर दिया था बच्चों? बंदीकरण कर दिया था। तो यहाँ पर घोषणा क्या था? 8 नवंबर 2016 में। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56वें नंबर का प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो जितनी भी मौद्रिक नीतियां होती है उसको बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। 57वें नंबर का प्रश्न है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? किसने की थी? तो बिल्कुल आपका 57वें नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रूटलैंड आयोग ने। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन प्रश्न था अगला, ये आपका काफी सिंपल प्रश्न है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर और नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? काफी हलवा प्रश्न है, ये तो आप लोग को मालूम होगा, सितंबर 1987 ईस्वी में। जिम कार्बेट उद्यान, ये भी काफी सिंपल है, कई बार मैंने आपको बताया था बच्चों, ये उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बेट उद्यान और नंदा देवी उद्यान। अगला है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व, ये भी आपका सिंपल है, डिब्रू सैखोवा, ये आपका असम में पड़ता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है आपका, क्यूनिन का उपयोग होता है, क्यूनाइन का जो उपयोग होता है वो मलेरिया रोग के उपचार के लिए, ये भी आपको मैंने कई बार बताया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 में, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हलवा प्रश्न है, ये आपका 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहला जो जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगाया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसलेस में बहुमत का गठन किया? कौन सा जो था जिसने क्या किया था, बहुमत का गठन किया था ब्रुसलेस में? वो था डच भाषाई समुदाय। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? जब सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर वितरण। ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, ये प्रश्न आपको कभी भी पहले नहीं पूछा गया था, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो ये काफी सिंपल है, कई बार बताया था, महापौर जो होते हैं ये नगर निगम के प्रमुख होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची यानी जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो है हमारा शिक्षा। सरकार के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा भी सरकारी स्कूल चलाए जाते हैं और राज्य सरकार के द्वारा भी चलाए जाते हैं। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? यानी जो राष्ट्रवादी थे और यूके यूनाइटेड किंगडम की जो सरकार थी इनके बीच जो समझौता हुआ था बच्चों कब हुआ था? तो 1998 1998 में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70वें नंबर का, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों? हमारा सी ऑप्शन, राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र जो थे इन्होंने क्या किया था? प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो समकालीन विश्व यानी कि लगभग लगभग 300 से 400 साल पहले आज से जो सरकार का जो रूप था, लोकप्रिय रूप, वो कौन सा था बच्चों? तो हमारा राजतंत्र, राजा लोग शासन करते थे, जैसे मुगल शासन करते थे, अलग देशों में भी राजा ही शासन करते थे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 72वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली, एक दलीय
यानी कि कोई दल वहाँ पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दल है, तो वो है हमारा चीन। भारत बहुदलीय देश है बच्चों, बहुदलीय राजनीति। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जब 1921 में राजस्व सरकार जो राजस्व आयोग का जो गठन किया था, तो उसका अध्यक्ष जो था कौन था? ये प्रश्न थोड़ा सा जटिल है आपका, इब्राहिम रहमतुल्लाह। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आज़ादी के 1 साल बाद, यानी कि 1948 में। अगला प्रश्न है हमारा 75वें नंबर का, 1929 की आर्थिक जो मंदी है, इसका सबसे बुरा असर कब किसको पड़ा था? तो सबसे 1929 के समय में बच्चों आपका अमेरिका उस समय काफ़ी उभर रहा था, तो उसी समय इसी पर सबसे अधिक बुरा असर पड़ा था, तो अमेरिका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु तो किस संस्था का गठन हुआ? तो जो भी युद्ध होती है बच्चों, इसका यानी कि पुनर्निर्माण युद्धोत्तर के लिए पैसे का जो इंतजाम करती है वो करती है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय यूरोपीय जो आर्थिक संघ है, यू से यूरोप, यू से यूरो, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? यदि आपको यंग इंडिया पूछा जाए तो महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया पूछा जाए तो आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 79वें नंबर का प्रश्न है, काफ़ी लास्ट और ये अंतिम, इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा बच्चों, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों, वो था राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, सिकंदर जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो कहाँ का राज निवासी था? तो वो रहने वाला था यूनान का, एथेंस। यूनान की राजधानी पहले एथेंस थी बच्चों, अभी तो इसको ग्रेस कर दिया गया है ना, तो यूनान का निवासी था। आपका ये 80 प्रश्न था सोशल साइंस, आपका इसमें से कितना सही हुआ है और आपका कितना आने की संभावना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल में यदि न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों आप लोगों के लिए, है ना। और जल्दी से आप लोग इस चैनल को सब किसी को शेयर कर दीजिए। पढ़ती रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।